वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको अपने चैनल फिजियोथेरेपी हब में खुशामदीद कहता हूँ। हम एक्टिव मूवमेंट वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था इनवॉलंटरी मूवमेंट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या है? हमारे पास कोई भी मोटर रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेंसिटिव स्टिमुलेशन, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स मूवमेंट। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जिसमें हम कंसर्न करते हैं कि कोई भी मूवमेंट, रिपीटेटिव मूवमेंट अकर हो रही हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। अब होता क्या है, मिसाल दूँ अगर आपको मैं, कि आपको पता है एक चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, तो ऑटोमेटिकली या हैबिचुअली आपका वो माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि ये आपके लिए हार्मफुल है। तो जब भी आप वो काम करने जा रहे होंगे तो वो आपका बॉडी जो है आपको वो करने से रोकेगी या आपको ऑटोमेटिकली जो है आगाह करेगी कि भाई ये चीज़ ना करो। अब होता क्या है कि जब भी अब आप मिसाल के तौर पे एक मोमबत्ती है, आपने जो है उसको टच किया, आपने अपना हाथ जो है ना, एक्सीडेंटली आपका हाथ जो है उसकी तरफ चला गया, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है ना वो ड्रॉ अवे हो जाएगा। तो हुआ क्यों? आपको पता है, आपके माइंड जो ब्रेन है उसको पता चल गया कि ये आपके लिए हार्मफुल है, तो इसको जो है अपने बचना है आपने इससे। तो ऑटोमेटिकली जब पेशेंट जो है ना या पर्सन जो है वो अपना हार्ट जो है पीछे की तरफ ले जाएगा। अब आपको पता नहीं होता, आप जो है एक्सीडेंटली आपने जो है उसके मोमबत्ती को टच किया और अपने हाथ को जो है पीछे कर लिया। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट है, एक रिफ्लेक्स मूवमेंट है हमारी। हमें पता होता है कि हमारी जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट हुई है, लेकिन आप कॉन्शियसली उस मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर रहे। वो आपकी एक हैबिट बन गई है, ऑटोमेटिक मूवमेंट्स जो है वो बन गई है आपकी। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क को सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक पाथवे है जिसके थ्रू हमारी इम्पल्सेस जा रही हैं और आ रही हैं। जब भी कोई स्टिमुलस मिला है उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जो एक्शन हुआ है उसके दौरान जो इम्पल्सेस आ रही जा रही हैं, तो उसको हम इस डायग्राम के ज़रिए आपको मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई भी आपको स्टिमुलस मिला है, रिसेप्टर ऑर्गन्स ने आपको स्टिमुलस लिया है, एफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं उस स्टिमुलस को आपके सीएनएस की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ से भी वो जो सिग्नल हैं वो मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन के ज़रिए जो है आपके इफेक्टर ऑर्गन की तरफ आएंगे। तो ये जो टोटल पाथवे होगा इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स की बात करें तो क्या है? एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है जो कि जब भी आप अपने किसी भी मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो मसल जो है जो स्ट्रेचिंग में चला गया है उसमें टेंशन क्रिएट होगी। तो जब टेंशन क्रिएट होगी तो उसमें क्या होगा, वो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और ऑटोमेटिकली वो जो है मोर टेंशन डेवलपमेंट करेगा। तो होता क्या है कि जब भी आप अपने मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, मायोटैटिक रिफ्लेक्स शो हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आपके न्यूरॉन्स जो हैं एक्साइट हो रहे हैं और आपके जो मसल स्पिंडल्स हैं तो वो क्या करवा रहे हैं, फिर वो आपके जो एगोनिस्ट मसल हैं उनमें टेंशन डेवलपमेंट करवा रहे हैं कि जो मसल स्ट्रेच हुए उनमें मोर टेंशन जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होता है, आपका कुछ जो पेशेंट आया आपके पास वो वॉलंटरी मूवमेंट शो नहीं कर रहा, तो क्या करता है उसमें आप कि वॉलंटरी मूवमेंट आपके पास शो नहीं हो रही या आपका जो वॉलंटरी रिस्पॉन्स है वो वीक है। तो जब भी आप अपने मसल में स्ट्रेच कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, इनवॉलंटरी आपने जो है एक अचानक से स्ट्रेच दिया है तो उससे आपके मसल स्पिंडल एक्टिवेट हुए हैं और उन्होंने जो है ना टेंशन जनरेट करना शुरू कर दिया। मसल स्पिंडल्स वर्क भी इस चीज़ पे करते हैं कि आपके जो मसल्स की लेंथ है उसमें कोई चेंज आए तो जिससे इनकी स्टिमुलेशन होती है और ये जो है ना हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन, यानी कि एंटागोनिस्ट में हमारी टेंशन की डेवलपमेंट को रोक देते हैं और एगोनिस्ट में टेंशन डेवलप करना शुरू कर देते हैं। राइटिंग रिफ्लेक्स की बात करें तो ये क्या है, एक सीरीज़ ऑफ रिफ्लेक्स है। इसका कंसर्न क्या है कि हमने अपने बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना है और इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना है। अब मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, आप पेशेंट ले लें, ठीक है, या सिर्फ कोई भी एक पेशेंट जिसका बैलेंस जो है डिस्टर्ब हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उसको हमने इस तरह की जो है ना उसकी हैबिचुअस बनानी है। जैसे अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा जा रहा है, सड़क पे चल रहा है,
उसे पता है कोई इस तरह के स्टेप्स आ गए हैं या इस तरह की कोई रोड बनी हुई है जहाँ पे थोड़ी सी जो है आप गिरने के चांसेस हैं। तो क्या होगा, बॉडी वो को इस तरह उसने मूवमेंट को डिज़ाइन करना है हमने उसकी कि अपने बैलेंस को रिस्टोर कर ले। कि जैसे मिसाल के तौर पे वो गिरने लगा है तो उसको पता है कि मैंने किसी चीज़ का सहारा ले लेना है, या फिर मैंने अपने पाँवों को इस तरह जमा लेना है कि मैं गिरने से बच जाऊं। तो इस तरह जो है उसकी एक प्रैक्टिस करवानी है हमने, ताकि उसके जो बैलेंस मेंटेनेंस रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रॉपरली वर्क करें। पोस्चर रिफ्लेक्स की बात करें तो हमने जैसे पीछे भी डिस्कस किया था कि पोस्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो जब हमने अब एक इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करना है उसके लिए भी एक सीरीज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस हैं जिन्हें हम पोस्चर रिफ्लेक्सेस कहते हैं। कि बंदे को जो है हमने उसको बताना है कि भाई ये तुम सही नहीं बैठे, या तुम सही खड़े नहीं हो, या तुम्हारी जो ये हैबिट है ये सही नहीं है। इससे क्या होगा, उसके एक पोस्चर हमने दोबारा रीडेवलप करवाना है ताकि वो जो है ना उस पोस्चर को गेन करे, उसको अपनाने के लिए तैयार हो, फिर जाके उसका पोस्चर जो है ठीक होता है। तो ये बहुत यानी कि हमारे लिए फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई पेशेंट आ रहा है उसको भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो ये ज़रूरी है हम उसके पोस्चर को भी मद्देनज़र रखें, या उसके जो वर्किंग एरिया है वो किस तरह का है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, अब बात करें इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ रिलैक्स मूवमेंट की। तो इसमें क्या होता है, अब पहले जैसे हम बात कर चुके हैं कि हमारा वॉलंटरी रिस्पॉन्स जो है प्रॉपरली शो नहीं हो रहा, तो हम इन वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस के ज़रिए हमारे वॉलंटरी कंट्रोल को बेहतर करते हैं। कि अब रिफ्लेक्स आपने इनिशिएट करवाया, मूवमेंट इनिशिएट हुई, कुछ हद तक न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज़्म एक्टिवेट हुआ जिससे आपकी जो वॉलंटरी एफर्ट है कुछ हद तक जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। क्यों, अब एक पेशेंट है उसके अंदर वॉलंटरी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इन वॉलंटरी मूवमेंट्स को हम परफॉर्म करवा के उसके वॉलंटरी मूवमेंट्स में जो मसल्स हैं, वॉलंटरी एक्शंस हैं, उनको कुछ हद तक बेहतर करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको फ्लैसिड पैरालिसिस में या ब्रेन डैमेज हुआ है तो मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए जो है ना हम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को हेल्प लेते हैं। अब नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट या एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल्स है। एक्सटेंसिबिलिटी हम पहले भी बताया मैंने आपको कि मसल्स की एबिलिटी टू स्ट्रेच, इसको भी मेंटेन करती हैं ये मूवमेंट्स। जब भी आपको कोई स्पास्टिक पैरालिसिस हो गया है और वॉलंटरी मूवमेंट आपकी पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, तो आप इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस का जो है मदद लेते हैं। सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, कंट्रैक्शन और सर्कुलेशन जब इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली मसल्स की कंट्रैक्शन, उसकी पावर जनरेशन, उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। जॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो बेहतर होती है इन एक्सरसाइज से। क्यों, आपकी जब वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस शो नहीं हो रहे, जॉइंट आपके फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इन वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस के ज़रिए आप पैसिवली जो है स्ट्रेचेस के ज़रिए जो है ना उन जॉइंट की रेंजेस को बेहतर कर रहे हैं। अब टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन होती है, जो आपके स्पास्टिक मसल्स होते हैं, जो मसल्स आपके स्पास्टिसिटी में चले गए हैं, तो रेसिप्रोकल इनर्वेशंस के ज़रिए यानी कि आपके जो एंटागोनिस्ट हैं उनकी स्ट्रेचिंग के ज़रिए, उनमें टेंशन डेवलपमेंट के ज़रिए आपके एगोनिस्ट जो हैं वो रिलैक्स करवा सकते हैं हम, ताकि जो है स्पास्टिसिटी से निकल सकें वो मसल। अब लास्ट वन है पोस्चर रिफ्लेक्स। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि हम जो है किसी भी पेशेंट के जो पोस्चर को बार बार उसको उस पैटर्न को रिपीट करवा कर हम जो है उसके पोस्चर रीएजुकेशन कर सकते हैं, जिससे उसके काफ़ी सारे मसले हल हो सकते हैं। क्यों, पोस्चर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि पोस्चर के ख़राब होने से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बहुत सी जो डिजीज़ फिज़ियोथेरेपिस्ट एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट हम डील कर रहे होते हैं तो वो पोस्चर की ख़राबी की वजह से ही होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।